जय हिंद फ्रेंड, हिंदी और प्राइड में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास जो बच्चन जी द्वारा लिखा गया इतिहास ग्रंथ है। ये बहुत महत्वपूर्ण इतिहास ग्रंथ है। लगातार जैसे शुक्ल जी के इतिहास ग्रंथ से किताब से क्वेश्चन पूछे जाते रहे एग्जाम में, बिल्कुल आप ये समझिए कि बिल्कुल दूसरा इतिहास इनका और आधुनिक इतिहास दोनों ओवरऑल पूरे इतिहास को कंप्लीट करता है। तो बहुत सारे वीडियोज हमने चैनल पे शुक्ल जी का, बच्चन जी का करा रखा है, क्योंकि मेरे खुद के ऐप में इनकी क्लासेस चल रही हैं, तो उनको अपडेट करना भी है क्लास में। और कुछ आपको क्लासेस यहाँ पे इस तरीके से भी प्रोवाइड करेंगे कि गद्य साहित्य में जैसे इन्होंने उपन्यास पे इनके क्या विचार है, कहानियों पे, संपूर्ण कहानियों पे क्या विचार है। तो हो सकता है 2 या 3 पार्ट में इस तरीके से करके आए। बाकी पूरा व्यवस्थित क्लास के लिए आप ऐप में इनरोल कर सकते हैं। देखिए, हमने ये देखा कि पूरा अगर आप इतिहास के उद्देश्य में जब गद्य का पोर्शन इनके देखते हैं, तो उसमें जो उपन्यास के पक्ष पे ये अपनी बात रखते हैं, तो इनका विभाजन कुछ इस प्रकार है। यानी ये सारी चीजें हमें एक एक करके देखना है। अगर ये विभाजन करते हैं तो क्रमशः पूरे उपन्यास को बच्चन जी जो है पहले प्रयोगवादी या मनोविश्लेषणवादी करके पहला पोर्शन ये बनाते हैं। दूसरा ये प्रगतिवादी या मार्क्सवादी करके दृष्टिकोण की बात करते हैं। तीसरा ये सामाजिक सांस्कृतिक जो उपन्यास के पक्ष रहे हैं जिनमें उन पे बात करते हैं। सांस्कृतिक मिथकीय पक्ष, फिर आंचलिक उपन्यास, इसके बाद आधुनिकतावादी एवं जनवादी उपन्यास। तो ये इस तरीके से आप देखेंगे कि ये विभाजन किया गया है। करीबन 40 पेज में लगभग इनके पूरे उपन्यास पे विचार हैं, लेकिन उसको इन्होंने क्लासिफाई इस तरीके से किया कि किन किन उपन्यास पे या कौन से बड़े उपन्यासकार पे बहुत अच्छे से इन्होंने विवरण दिया है। वन लाइनर फैक्ट नहीं है, बहुत समझने वाला है, इसलिए अगर हम एक एक पोर्शन पे बात करेंगे तो कुछ भी नहीं छोड़ेंगे। ये आपको सिर्फ ये दिखा रहे हैं कि इतना हमें कवर करना पूरे उपन्यास में। अब यदि जब हम बात करें कि इन्होंने प्रयोगवादी और मनोविश्लेषणवादी उपन्यास में किस तरीके से किन उपन्यासों पे और उपन्यासकारों पे बात की है, तो सबसे पहले ये आज्ञे जी को रखते हैं। और आज्ञे जी के उपन्यास में भी क्रम से, ये बिल्कुल हम क्रम से आपको सिस्टमेटिक वे में बता रहे हैं कि जब आप इनका उपन्यास का चैप्टर पढ़ने जाएंगे, यानी गद्य विधा में 7वें चैप्टर पर उपन्यास पे बात करते हैं, तो प्रयोगवादी दृष्टिकोण में सबसे पहले आज्ञे जी को रखते हैं। और आज्ञे जी के उपन्यासों में भी सबसे ऊपर ये शेखर एक जीवनी की बात करते हैं। दूसरे नंबर पे इसी क्रम में अगर आप देखें तो नदी के द्वीप। तीसरे बात करते हैं अपने अपने अजनबी के बारे में। इसी क्रम में आगे देखेंगे तो जैनिन जी पे थोड़ी सी बात की गई है, फिर जैनिन जी पे बहुत विस्तार से बात किया गया है। जैनिन जी के उपन्यासों में सुनीता, त्यागपत्र, और ये कैसे उन्हीं की परंपरा, प्रेमचंद जी के परंपरा को मार्क्सवादी दृष्टिकोण से बढ़ाते हैं, उसमें बहुत विस्तार से चर्चा की गई है। इसके बाद आप देखिए धर्मवीर भारती के सूरज का 7वां घोड़ा, उस पर बहुत डिटेल से बात की गई है। तो ये जब आप पढ़ेंगे प्रयोगवादी और मनोविश्लेषणवादी दृष्टिकोण, तो इसमें एक व्याख्यात्मक दृष्टिकोण आपको दिया गया है हर एक उपन्यास के परिप्रेक्ष्य में। इसमें जो प्रमुख विशेषताएं निकल के आएंगी, व्यक्ति स्वातंत्र का चरम आग्रह, फ्रायड का अवचेतन तत्व, यौन वर्जनाओं का उद्घाटन, या कैसे शेखर एक जीवनी में उनको निहिलिस्ट या निषेधवादी विद्रोह के फलस्वरूप देखा गया है, ये सारी चीजें। दूसरा प्रगतिवादी एवं मार्क्सवादी दृष्टिकोण। अब देखिए प्रगतिवादी एवं मार्क्सवादी दृष्टिकोण में ये बात करते हैं सबसे पहले लेखक में यशपाल जी पे। यशपाल जी के झूठा सच पे, दिव्या पे, दादा कॉमरेड पे, ये जो भी उपन्यास है उन सब पे चर्चा करते हैं। राहुल सांकृत्यायन, उन पे बात करते हैं। रामगी राघव पे मेरा पहला वीडियो डेडिकेट रहेगा कि हम बहुत अच्छे से पहले इन्होंने जिस तरीके से प्रयोगवादी उपन्यास के तौर पे जिनको देखा है, जिन पे विस्तृत चर्चा की है, आज पहले उस पर बात करें, और हो सके तो प्रगतिवादी। तो कोशिश रहेगी कि अगले 2 घंटे में ये अगर हम पूरा समापन करें तो 2 घंटे में पूरे उपन्यास में एक एक पक्षों पे बात करें। देखिए, ये सबसे पहले भूमिका इस तरीके से है इनका कि हिंदी उपन्यास विधा का अगर उद्भव और विकास देखें तो बहुआयामी पक्ष देखने को मिलते हैं उपन्यास में, आधुनिक जीवन के बहुआयामी पक्षों को, सामाजिक अंतर विरोध, और सबसे बड़ी बात है उपन्यास के बारे में कहते हैं कि गद्य पद्य की अन्य विधाओं की भांति, जैसे शुरुआत ही इस तरीके से किया जाता है बच्चन जी के द्वारा कि गद्य और पद्य की अन्य विधाओं की भांति इस काल के उपन्यासों में भी आप देखिए तो प्रगति प्रयोग का समारंभ एक साथ दिखता है। यानी जब भी उपन्यास में देखेंगे तो एक तरीके से कहते हैं कि प्रगति और प्रयोगवाद
दोनों को आप अलग नहीं करके देखिए, दोनों की शुरुआत लगभग एक साथ होती है और हम पहले क्लास में दोनों को कवर करेंगे, किंतु उनके बीच विषमता की एक स्पष्ट रेखा खिंच जाती है। यानी अगर प्रगति और प्रयोग के बीच एक रेखा खिंच जाती तो वो रेखा क्या है? इस विधा का जन्म ही किसके लिए हुआ है, किनके फलस्वरूप हुआ है? तो ये कहते हैं कि ये जो हुआ है मध्य वर्गीय चेतना का जो व्यापक धरातल पर अभिव्यक्ति मिला है, यानी इस विधा का जन्म ही, उपन्यास विधा का जन्म ही मध्य वर्गीय सामाजिक चेतना के उन्मेष के फलस्वरूप हुआ है। इनकी अनिवार्य मांगों के तहत लेखक को एक दृष्टिकोण लेकर चलना पड़ा है, वो हम एक एक करके देखेंगे। तो हिंदी उपन्यास विधा का उद्भव और विकास महत्वपूर्ण साहित्यिक घटना है। ये गद्य अन्य विधाओं की तुलना में उपन्यास ने आधुनिक जीवन के बहुआयामी पक्षों में सामाजिक अंतर, विरोध, मध्यवर्गीय चेतना को धरातल दी है। बच्चन जी के अनुसार उपन्यास विधा का जन्म मूलतः इनके अनुसार सामंतवाद के अवसान और मध्यवर्गीय जो सामाजिक चेतना है उसके उदय के फलस्वरूप हुआ है। इस विधा में लेखकों को एक निश्चित और स्पष्ट जीवन दृष्टिकोण देखने को मिलता है, क्योंकि बिना किसी वैचारिक अधिष्ठान के कोई भी महान उपन्यास नहीं रचा जा सकता। अब ऐतिहासिक दृष्टि से अगर देखें तो इन्होंने यहीं से शुरू किया है कि ऐतिहासिक दृष्टि से अगर बात करें तो बच्चन जी ने, वैसे ये इस तरीके से उपन्यास नहीं कि आप जब रामचंद्र शुक्ल जी को पढ़ेंगे या शुरुआत से उपन्यास पढ़ते हैं तो सीधे जहाँ से उपन्यास शुरू हुआ है वहीं से शुरू कर देते, ऐसा बिल्कुल नहीं है। बच्चन जी अपनी किताब में जो उपन्यास की शुरुआत ही करते हैं वो सन 1941 से, ये हमें समझना पड़ेगा कि इन्होंने 1941 से ये यात्रा शुरू की है। यानी ऐतिहासिक दृष्टि से बच्चन जी कहते हैं कि उनके अनुसार 1941 का वर्ष हिंदी उपन्यास के इतिहास में एक महान संक्रांति बिंदु या युगांतकारी मोड़ सिद्ध हुआ। क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि इसी समय दो कालजयी उपन्यास का प्रकाशन हुआ। जिन दो कालजयी उपन्यासों की बात वो करते हैं जिसने उपन्यास के परिदृश्य को ही बदल दिया, वो कहते हैं वो अज्ञेय कृत शेखर एक जीवनी है। शेखर एक जीवनी प्रथम भाग और यशपाल जो है इनके द्वारा दादा कॉमरेड जो लिखा गया, ये दोनों की बात करते हैं। शेखर एक जीवनी, दूसरा ये यशपाल के दादा कॉमरेड की बात करते हैं कि दोनों रचनाओं ने हिंदी साहित्य में क्रमशः अगर देखें तो प्रयोगवाद यानी व्यक्तिक स्वतंत्रता एवं मनोविश्लेषण और प्रगतिवाद का मतलब कि मार्क्सवादी दृष्टिकोण, संघर्ष, सामाजिक यथार्थ, ये दो सुस्पष्ट समानांतर और सशक्त जीवन दृष्टियों की मजबूत नींव रखी। तो अब आपके दिमाग में ये क्लियर हो गया कि बच्चन जी के आधुनिक हिंदी साहित्य के इतिहास में इतिहास की शुरुआत 1941 से मानते हैं, प्रगति वर्सेज प्रयोग से। प्रगति वर्सेज प्रयोग में भी ये दो लोगों को, एक तरफ शेखर एक जीवनी की बात करते हैं, दूसरी तरफ दादा कॉमरेड की बात करते हैं। शेखर एक जीवनी की रचना अज्ञेय जी के द्वारा है और दादा कॉमरेड यशपाल के द्वारा। एक तरफ अगर प्रयोगवादी दृष्टिकोण हमें देखने को मिलता है तो दूसरी तरफ दादा कॉमरेड में मार्क्सवादी दृष्टिकोण यशपाल का देखने को मिलता है और यहाँ से ये यात्रा शुरू हो जाती है। अब ये बहुत महत्वपूर्ण, इसका जिस्ट निकाल के कहते हैं कि शेखर एक जीवनी के विद्रोह मूलक व्यक्तिक आग्रहों, फ्रायडवादी अवचेतन की परतों और अभिनव शिल्प विन्यास ने तत्कालीन हिंदी जगत का ध्यान गहराई से आकर्षित किया। जिसने क्या किया? जिसने व्यक्ति स्वातंत्र की तार्किक और दार्शनिक संभावनाओं को पूर्ण रूप से रेखांकित किया। अब हम ये देखते हैं कि शेखर एक जीवनी को अगर ये इतना ज्यादा तवज्जो दे रहे हैं तो उसके पीछे क्या कारण है। हालांकि इनके बारे में तो बहुत विस्तार से प्रयोगवादी दृष्टिकोण में बात करते हैं, लेकिन अन्य भी रचनाकारों के बारे में कि कविता की सांस्कृतिक राष्ट्रीय धारा के समानांतर सांस्कृतिक सामाजिक धारा, जिनमें वृंदावन लाल वर्मा, द्विवेदी जी आते हैं, तो ये सब और भी कवि आते हैं। लेकिन ये सबसे पहले शेखर एक जीवनी के बारे में बहुत विस्तार से बात करते हैं। तो सबसे पहले हम एक काम करते हैं, प्रयोगवादी दृष्टिकोण में हम अज्ञेय जी के शेखर एक जीवनी के बारे में क्या कहते हैं उसके बारे में देखते हैं। ये कहते हैं कि देखिए अज्ञेय का जो शेखर एक जीवनी 41 में आता है। अब यहाँ पे हम इसको समझाने की कोशिश करते हैं एक एक करके, क्योंकि आपको पूरा इस तरीके से किताब तो आपके पास है तो किताब में आप पढ़ सकते हैं, लेकिन इन्होंने क्या कहा है उसको हम समझते हुए चलते हैं। देखिए सबसे पहले हम लोग किस चीज पे बात कर रहे हैं? सबसे पहले हम बात कर रहे हैं अज्ञेय के शेखर एक जीवनी पे। क्यों? क्योंकि ये शेखर एक जीवनी बच्चन जी के अनुसार जो है एक क्रांतिकारी पहल है उपन्यास के क्षेत्र में। क्यों? इसमें कौन सी समस्या को उठाया गया है? इसमें ये कहते हैं कि मूल जो समस्या उठाया गया है वो व्यक्ति स्वातंत्र की समस्या है। जो मूल समस्या है इसमें
ये व्यक्ति स्वातंत्र की समस्या को उठाया गया है। इसी तरीके से कहते हैं कि जब आप जैनेन्द्र की रचना, क्रांतिकारी जैनेन्द्र का ये जिक्र करते हैं, और जैनेन्द्र का भी आप तमाम रचना पढ़ेंगे, उनमें ये जैनेन्द्र की सुनीता जो रचना है, जैनेन्द्र की सुनीता रचना, तो कहते हैं कि क्रांतिकारी जैनेन्द्र की सुनीता में भी, और अग्गे अग्गे में आप देखेंगे ये शेखर है, शेखर के दोनों लोगों में कहते हैं कि जैसे अग्गे की शेखर एक जीवनी में व्यक्ति स्वातंत्र की समस्या है, तो वैसे ही क्रांतिकारी जैनेन्द्र की सुनीता में भी और अग्गे के शेखर में भी दोनों ही एक रास्ता को तोड़ने के लिए प्रेम का एडवेंचर लेते हैं। प्रेम के एडवेंचर में अगर आपने ये उपन्यास पढ़ा होगा तो कहते हैं कि जैसे हरिप्रसन्न जो है, वो हरिप्रसन्न क्यों, एक रस उसका जीवन है, वैवाहिक जीवन है, लेकिन एक रस नीरस है। तो एक तरफ अगर आप देखें कि जो हरिप्रसन्न है, अगर वो विवाहित होकर भी नीरस जीवन जीने को अभिशप्त है, तो शेखर क्या है, शेखर तो अविवाहित जीवन ही जी रहा है। इसका मतलब शेखर जो है जटिल जीवन की गहराई में डूबता उतराता अनेक प्रकार के प्रयोग करता रहता है, और अंततोगत्वा वो अपने ही खिलाफ जाता है। तो इसी से ये जो निकाल के जिस्ट आता है, या कभी भी किसी एग्जाम में इसको आपको एक्सप्लेन करने के लिए पूछा जा सकता है, क्योंकि बच्चन जी ने इस स्टेटमेंट को दिया है कि शेखर क्या है, शेखर जो है, शेखर जो है विद्रोही। ये सब जैसे इंटरव्यू के पर्पज से या आजकल मेंस के जो आंसर आ रहे हैं, आपको इतना समझ होना चाहिए कि जो बहुत महत्वपूर्ण उपन्यास वगैरह उस पर आपके विचार बहुत अच्छे होने चाहिए, या उसका बहुत अच्छे से आपके तार्किक विवेचन, उसको गुणदोषों का विवेचन करने आना चाहिए। तो ये जब कहते हैं, मान लो कोई पूछ लिया कि बच्चन जी ने शेखर को विद्रोही, रोमांटिक विद्रोही नहीं क्या बोला है, तो क्या बोला है, इनको रोमांटिक विद्रोही नहीं बोला है, क्या बोला है, निहिलिस्ट विद्रोही। अब यहाँ पे आपसे पूछा जा सकता है कि जरा बताइए निहिलिस्ट विद्रोही का क्या मतलब है। ये देखिए क्लास हम थोड़ा मेंस की दृष्टि से और अंडरस्टैंडिंग की दृष्टि से भी बना रहे हैं, बाकी इसके सहारे आप किताब को बहुत अच्छे से पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि बच्चन जी ये कैसे कह सकते हैं कि शेखर विद्रोही, रोमांटिक विद्रोही नहीं है, वो निहिलिस्ट विद्रोही। अब बात यहाँ आता है कि निहिलिस्ट का क्या मतलब होता है। तो निहिलिस्ट का मतलब क्या होता है, कहते हैं कि जो रोमांटिक विद्रोही होता है, रोमांटिक विद्रोही के नाकार के पीछे क्या होता है, अगर रोमांटिक कोई विद्रोह कर रहा है, वो उसके नाकार के पीछे सामाजिक आध्यात्मिक उद्देश्य होता है, सामाजिक व्यवस्था काम कर रहा था। लेकिन जब निहिलिस्ट विद्रोही होता है तो केवल और केवल वो निषेध जानता है। निषेध का एक मतलब इन्होंने बताया कि इस तरीके से निषेध, जिसको कह सकते हैं अमोघ, अमोघ निषेध, उसके पीछे कोई समाज या आध्यात्मिक चीजें काम नहीं करती। लेकिन जो रोमांटिक वाला होता है उसके पीछे सामाजिक आध्यात्मिक चीजें काम कर रही होती है। लेकिन निहिलिस्ट जो कि शेखर है, वो अमोघ निषेध, उसके पीछे कुछ नहीं। यानी जो रोमांटिक विद्रोही वो अपने अहम को अतिक्रमित कर देता है, जो घमंड है अतिक्रमित कर देता है, पर जो निहिलिस्ट विद्रोही होता है वो अपने अत्यांतिक अहम से चलकर उसी में लौट आता है। इसलिए अमोघ निषेध से वो अपनी अस्मिता की पहचान कराता, वो इसलिए है कि विद्रोही है। इसलिए शेखर के विद्रोह का मॉडल ये किसको कहते हैं, ये कहते हैं कि जो शेखर के विद्रोह का मॉडल है, ये तुलना किससे करते हैं, तुर्गनेव से करते हैं। ये किससे करते हैं, तुर्गनेव से करते हैं। तुर्गनेव के पिता और पुत्र का नायक बाजीराव, तुर्गनेव के पिता और पुत्र का नायक किससे कहते हैं, बाजीराव से। कहते हैं कि अग्गे जो है ना, उन्होंने बाजीराव को नियतिवादी और शेखर को स्वतंत्र तथा संपूर्ण मानव बनने की दिशा में अग्रसर होने वाला कहा है। स्वतंत्र तो वो चरम कोटि का है, ये जो है स्वतंत्र तो चरम कोटि का, किंतु मानव तो वो आधा अधूरा भी नहीं है। बाजीराव की बात जब करते हैं, कहते हैं कि बाजीराव जो है ये कला, संस्कृति, धर्म के परंपरागत मूल्यों को मना कर देता, नकार देता है। नकार उसका भी अमोघ है जैसे शेखर का है, लेकिन ये नकार एक उसका अस्थायी दृष्टिकोण है, ना कि शेखर की तरह चिरंतर फलसफा। यानी बाजीराव जो मना कर रहा है वो कैसा मना कर रहा है, उसका चिरंतर फलसफा नहीं है जैसे शेखर का है। एक जगह वो कहता है फिलहाल नकार सर्वाधिक उपयोगी है, इसलिए हम इसे अस्वीकार करते हैं। तो बाजीराव जो है वो इतिहास की एक विशेष परिस्थिति में ये फैसला लेता है
किंतु शेखर इतिहास को ही अस्वीकार कर देता है। तो मतलब दो स्थितियां बता रहे, एक व्यक्ति एक परिस्थिति में आके फैसला लेता है करना है क्या नहीं करना है, लेकिन शेखर की बात करें तो शेखर इस चीज को पूरी तरीके से कहते हैं कि अस्वीकार करता है। वो एतद दृश्योत्व मात्र का विरोधी है। विद्रोही व्यक्ति कर्ण के कवच कुंडल की तरह, कहते हैं कि जो बाजरू है वो तो विशेष परिस्थिति में फैसला लेते हैं, लेकिन शेखर तो इतिहास को ही चैलेंज कर देता है। विद्रोही व्यक्ति कर्ण के कवच कुंडल की तरह विद्रोह को लेकर पैदा होता है, परिस्थितियां उसे नहीं बनाती। विद्रोह अनंत है, नित्य है। और इसके लिए इन्होंने बताया कि इसके भी 3 अस्त्र हैं, प्रेम, बौद्धिक घृणा और घोरतम यातना। यानी जब आप शेखर को पढ़ रहे होंगे, शेखर एक जीवनी को, तो ये भी बता रहे हैं बच्चन जी कि इसके 3 अस्त्र हैं। उन 3 अस्त्रों की बात अगर करें, देखिए क्योंकि इस पे इन्होंने बहुत विस्तार से बात की है। इसमें ये कहते हैं 3 अस्त्र में एक चीज तो प्रेम है, दूसरा बौद्धिक घृणा, घृणा भी ऐसे नहीं बुद्धि के साथ, तो एक है कि बौद्धिक घृणा। तीसरी चीज ये कहते हैं घोरतम यातना, क्योंकि हम लोगों ने पढ़ा है शेखर एक जीवनी का, हमारे पाठ्यक्रम में भी लगा है और इसकी अपने महत्व है। जैसे हम गोदान को पढ़ते हैं, मैलाचुन को पढ़ते हैं। ये कहते हैं 3 अस्त्र हैं, प्रेम, बौद्धिक घृणा और घोरतम यात्रा। और फिर वो कहते हैं, वो कहता है मैं अपने पहले बीते हुए असंख्य युगों का निचोड़ हूँ, नृजाति के उच्चतम आदर्शों का केंद्रभूत पुंज भी मैं ही हूँ, मैं नया अपूर्व हूँ। जाहिर है इसके पीछे नीत्शे का अति मानव सुपरमैन बोल रहा है। आप लोग नीत्शे की अवधारणा को पढ़ते हैं, और नीत्शे का जो अति मानव, नीत्शे जो अति मानव की बात करते हैं कि एक ऐसा भी मानव हो जो सब चीजों से ऊपर हो, यानी सुपरमैन की कल्पना कह रहे हैं शेखर एक जीवनी में। जब शेखर की बात हम देखें तो सारी चीजों से वो निहिलिस्ट विद्रोही सब चीजों से परे है। यानी जो नीत्शे का अति मानव सर्वथा मूल्यच्युत है, जिसका कोई मतलब मूल्यच्युत मतलब कि कोई एक तरीके से आप देखिए कि समाज के प्रति हो, मतलब उसके अंदर वो है ना कि बौद्धिक घृणा, घोरतम यातना और अमोघ निषेध जैसी बातें, तो वो किसी भी चीजों के प्रति वो जवाबदेही नहीं तय कर पाता। तय क्यों करेगा? क्योंकि वो समाज को केंद्र में ला ही नहीं रहा है। तो उसकी स्वतंत्रता के पीछे कह रहे, क्योंकि चूंकि कह रहे हैं कि परिस्थितियों से उसका सरोकार है ही नहीं, इसलिए वो अपने को अपूर्व और नया सिद्ध करने के लिए विद्रोह कर रहा है। शेखर क्रांतिवादी नहीं है और ना उसके पास क्रांति के मौलिक आदर्श हैं। ये देखिए बच्चन जी कह रहे हैं शेखर क्रांतिवादी भी नहीं है, ना उसके पास कोई क्रांति का मौलिक आदर्श है। क्रांति का संबंध तो राजकीय सत्ता के उस परिवर्तन से है जिसमें संपूर्ण प्रणाली बदल जाती है। अगर आप क्रांति करते हैं तो उस परिवर्तन के लिए कि जिसमें संपूर्ण प्रणाली ही बदलनी है। लेकिन हाँ, वो निहिलिस्ट विद्रोही जरूर है, वो वैसा निहिलिस्ट विद्रोही नहीं जिसमें नाश और निर्माण का अंतर विरोध मिलता है, एक ऐसा निहिलिस्ट जिसमें नाश का आग्नेय उत्साह है। शेखर विद्रोह करता है। आप जब शेखर एक जीवनी पढ़ेंगे तो शुरुआत में ही बचपन से देखते हैं कि किस तरीके से उसकी माँ बोल देती है और वो निकल जाता है। तो कहते हैं शेखर विद्रोह करता माँ के विरुद्ध, पिता के विरुद्ध, शिक्षा के विरुद्ध, माँ बाप द्वारा निर्णित विवाह के विरुद्ध, हर चीज के विरुद्ध। विद्रोहियों के जिन 3 हथियारों यानी प्रेम, घृणा और यातना का उल्लेख करता है, उसका प्रयोग भी वो नहीं कर पाता। और प्रेम और घृणा में विभक्त उसका व्यक्तित्व घृणा की ओर ज्यादा उन्मुख है। अपने विभाजित व्यक्तित्व की बात स्वयं लेखक ने उठाई। संभवतः व्यक्तित्व के विभाजन की चर्चा सबसे पहले अगर किसी उपन्यास में मिलता है, तो अगर मान लो कभी क्वेश्चन आ गया कि व्यक्तित्व के विभाजन की सबसे पहली चर्चा आपको किस में देखने को मिलता है, तो शेखर एक जीवनी में ही मिलता है। प्रेम को मांगता तो है लेकिन देना नहीं चाहता, इसलिए वो जिम्मेदार भी नहीं है। तो कुल मिला के इन्होंने कहा है इस रचना प्रक्रिया के क्षीर घट में पानी पड़ गया है। लेखक टी.एस. इलियट की इस बात से सहमत है कि उसमें आता ना टी.एस. इलियट के भोगने वाला प्राणी और सृजन करने वाले कलाकार में सदा एक अंतर होता है। तो यहाँ पे वही बात है कि 2 चीजें हैं कि टी.एस. इलियट का ये कथन हम लोग पढ़ते हैं कि इसका क्या मतलब है। टी.एस. इलियट, तो यहाँ पे कहते हैं ना टी.एस. इलियट भोगने वाला प्राणी और सृजन करने वाले कलाकार में सदैव एक अंतर होता है, किंतु शेखर और लेखक में समानता अंतराल नहीं है। अतः व्यक्ति का अभिन्नतम निजी दस्तावेज तो बन ही जाता, किंतु इतिहास के कट जाने के कारण समाज का दस्तावेज नहीं हो पाता। इस क्षति की पूर्ति कलावाद से की गई है। यद्यपि प्रेम संबंधी अपने अंतर विरोधों को वो शिक्षा संस्कारों की फलश्रुति कहता है, किंतु वह समस्त उपन्यास कह रहे हैं बच्चन जी, पाश्चात्य शिक्षा संस्कारों से आवेशित होने के कारण अपनी जमीन और स्वस्थ पारंपरिक संस्कारों के कटे हुए इतिहास की धारा को ही गलत मोड़ देना चाहता है। तुर्कनेव यहाँ पे बताते हैं,
तुर्गनेव है, रोमारोला है, निस्से है, कामो। इनके विचार इतिहास के एक खास बिंदु पर उभरते हुए दिखते हैं, इसलिए इनके विचारों में एक ऊर्जा और असलियत है। किंतु शेखर एकजुनी ऐसी विदेशी कलम है जो देश में बेमौसम लगाई गई है। तो ये निकल के आता है किसके द्वारा, ये कहते हैं बच्चन जी शेखर एकजुनी के बारे में। इन्होंने करीबन 2 पेज शेखर एकजुनी पे ही बहुत विस्तार से चर्चा की है। अब जो दूसरी रचना है प्रगतिवादी दृष्टिकोण से, जिस पे जो है बच्चन जी चर्चा करते हैं बहुत विस्तार से, बहुत ज़्यादा नहीं, अब थोड़ा थोड़ा ही चर्चा करेंगे सारे पे, लेकिन शेखर एकजुनी पे बहुत विस्तार से किया था। दूसरे नंबर पे ये बात करते हैं नदी के द्वीप की। और नदी के द्वीप कब आया है, 1951 में। ये कहते हैं कि अगर देखा जाए तो इस तरीके से इनका प्रयोगवादी उपन्यास में देखें तो ये कितने नंबर का है, प्रयोगवादी दृष्टिकोण से देखें तो ये इनका दूसरा उपन्यास है। अब इनका ये दूसरा उपन्यास है जो, अब इसके नदी के द्वीप के बारे में कहते हैं कि जो अपने जादुई शिल्प और प्रेरणापरक प्रेम दर्शन के कारण पाठक को चमत्कृत कर देता है। और कहते हैं कि उत्तर संरचनावाद काल में देखें तो स्वच्छंदतावाद काल में तो कला के प्रति जितना सचेत और अनुशासित रचनाकार ये है उतना कोई और नहीं है। तो ये किसके बारे में, अज्ञे जी के बारे में कहते हैं कि भावभूमि इतना गहरा, जनजीवन से इतनी गहरी आसंप्रति और देश काल की समस्या इतना गहन जो जुड़ाव है वो शायद और लोगों में नहीं मिलता है। फिर ये तुलना भी करते हैं कि देखो शेखर का जो व्यक्तित्व है उसमें एक विशिष्ट वर्चस्व है, चाहे वो हास्योन्मुख क्यों ना हो रहा हो, है ना, लेकिन आप इसमें देख लीजिए वही चीज़। अब जैसे यहाँ पे, जैसे आप नदी के द्वीप में देखेंगे तो जो नायक है यहाँ पे भुवन की बात की गई है ना, भुवन के साथ रेखा की बात की गई है। तो अब भुवन और रेखा में, जैसे भुवन का कहते हैं कि जैसे भुवन को आप देखेंगे तो जैसे शेखर एकजुनी में शेखर को देखिए, शेखर कैरेक्टर है, तो कहते हैं भुवन भी जो है ना शेखर का एक तरीके से कैरिकेचर है। तो वैसे ही आप जैसे रेखा है तो रेखा को देखेंगे तो उसमें आप देखते हैं ऐसे शशि करके है ना, वो तो पढ़े ही होंगे। और इसमें भुवन को किससे कह रहे हैं कि शेखर समझ लीजिए, तो शेखर एकजुनी में शेखर और शशि हैं, यहाँ पे वैसे ही भुवन और रेखा है। और इसी तरीके से यहाँ पे कहते हैं दो पात्रों को कौन फालतू कहता है। यहाँ पे 2 पात्र अगर जब आप नदी का द्वीप पढ़ेंगे तो एक चंद्रमाधव करके है, चंद्रमाधव और गौरा करके। कह रहे हैं बच्चन जी की जो चंद्रमाधव और गौरा है इस उपन्यास में फालतू पात्र है। विशेष रूप से फालतू पात्र किनको कहा है, चंद्रमाधव को, कि ये फालतू है। एक विशिष्ट विचारधारा का कह रहे हैं कि चंद्रमाधव को इसलिए उपन्यास में लाया गया, विशिष्ट विचारधारा का विरोध करता है। लेकिन इससे कह रहे हैं भुवन के व्यक्तित्व में कुछ जुड़ता नहीं, खिंचता जरूर है। रेखा वो तो केवल कोटेशन में फुलफिलमेंट का कल्ट जीती है। तो कुछ मिला के इस तरह कहते हैं एक ये रीतिबद्ध उपन्यास होकर, तो किसको बच्चन जी कह रहे हैं, शेखर एकजुनी को कह रहे हैं। कुल मिला के अगर देखा जाए तो ये क्या बन के रह जाता है, एक रीति से बधा हुआ उपन्यास। इसको कहते हैं कि एक तरीके से ये रीतिबद्ध उपन्यास बनकर रह जाता है। तीसरे उपन्यास की जब बात वो करते हैं तो इनके तीसरे उपन्यास में अपने अपने अजनबी की बात करते हैं, अपने अपने अजनबी। अब मुझे लगता है कि इस तरह आप पढ़ेंगे तो आपको एकदम क्लियर रहेगा कि किसके किस पे इतना विस्तार से चर्चा किया गया है। ऐसे बहुत सारे उपन्यास आप पढ़ लेते हैं, लेकिन इसमें समझाया गया है उपन्यास के बारे में। तो यहाँ पे देखिए 1961 में जो है अपने अपने अजनबी करके आता है, और इसको माना जाता है ये अज्ञे का तीसरा उपन्यास है। और इसमें कहते हैं कि अपने अपने अजनबी में आप देखो तो इसमें एक प्रकार की धार्मिक दृष्टि संपन्नता आपको देखने को मिलता है। जैसे शेखर एकजुनी आपने देखा इनका, और शेखर एकजुनी नदी के द्वीप देखा, दोनों में कहते हैं कि एक तरीके की यौन कल्ट की स्थापना है ना, उसके साथ साथ एक मसीहाई दृष्टिकोण है। लेकिन अपने अपने अजनबी जो है इसी की फलश्रुति है, मतलब ये अस्तित्ववादी उपन्यास नहीं है और ना तो मृत्यु के साक्षात्कार का है जैसे पिछला आपने देखा। तो इसमें अपने अपने अजनबी में फिर है क्या, तो कहते हैं अपने अपने अजनबी में मुख्य समस्या स्वतंत्रता की वर्ण की है, जो संत्रास, अकेलापन, बेगानगी, मृत्युबोध, अजनबीपन आदि से सहज ही संयुक्त हो गया है। तो सबसे बड़ी बात इसमें समस्या क्या है, यहाँ पे कहते हैं समस्या है एक तरीके से स्वतंत्रता के वर्ण की, ये समस्या है, स्वतंत्रता के वर्ण की समस्या, ऐसा बच्चन जी कहते हैं अपने अपने अजनबी में ये समस्या है। इसमें आप देखेंगे कि 2 पात्र आते हैं, 2 पात्रों में एक सेल्वा और दूसरा पात्र है योके, जो महत्वपूर्ण पात्र है। पात्र भी पूछे जाते हैं एग्जाम में। कहते हैं कि इसमें क्या है कि इस उपन्यास में देखेंगे इनको एक परिस्थिति में डाल दिया जाता है और फिर समस्या स्वतंत्रता की आती है। तो कहते हैं इसमें भी आप देखिए कि समस्या क्या है, अस्तित्ववादी है, लेकिन समाधान इसका अलग है। यहाँ पे योके जो है ना तो योके अस्तित्ववादी ना सेल्मा है, क्योंकि जो सेल्मा है ये योके से क्या कहते हैं
कहते हैं कि देखो, तुम जो अपने को स्वतंत्र मानती हो, यानी सिल्मा ने योके से कहा कि तुम जो अपने को स्वतंत्र मानती हो वही सब कठिनाइयों की जड़ है। क्योंकि हमको लगता है हम स्वतंत्र हैं, ना तो हम अकेले हैं ना हम स्वतंत्र हैं, बल्कि अकेले नहीं है और ना हो सकते हैं, इसलिए स्वतंत्र नहीं है, और इसलिए चुनने या फैसला करने का अधिकार हमारा नहीं है। ऐसी सब स्वतंत्रताओं की कल्पना निरा अहंकार है। अगर हम ऐसी कल्पना, जैसे ये शेखर की बात करते हैं कि शेखर में देखो नीलिष्ट विद्रोही, इसको कोई मतलब नहीं है समाज से, लेकिन यहाँ पे कह रहे सेल्मा ने योगी से ये बात कही कि हम लोग स्वतंत्र नहीं है। ये तो निरा अहंकार है अगर हम कहें कि हम स्वतंत्र हैं। स्वतंत्रता को अहंकार की जोड़ कर अज्ञे ने अस्तित्ववादी स्वतंत्रता के मूल को बदल दिया। उनके मत से, जैसे उपन्यास से प्रतीत होता है कि स्वतंत्रता में अहंकार का घुस जाना जरूरी था। सिल्वा ने साझे से दूसरे को अपने से संबंध करके क्षण को परंपरा से संपृक्त करके नया अर्थवत्ता दिया है। तो कह रहे हैं इसी के अभाव में योके स्वतंत्रता के नाम पर आत्महत्या को चुन सके। ये दर्शन मूलतः भारतीय है, पर मेटाफिजिकल होने की वजह से इसमें सब कुछ बौद्धिक स्तर पर घटना घटित होता है, स्वयं जीवन जीने के स्तर पर नहीं घटता। तो ये कुल मिला के प्रयोगवादी दृष्टिकोण से इन्होंने 3 जो है उपन्यासों पे जिक्र किया है। यहाँ पे हमने पहले ही बात किया कि अगर हिंदी उपन्यास में इनका देखें तो वर्गीकरण उपन्यास में सबसे पहले शेखर एक जीवनी पे बात किए थे, नदी के द्वीप पे, फिर अपने अपने अजनबी पे, तीनों पे पात्रों के साथ जो भी महत्वपूर्ण पॉइंट था उन पे बात की। अब इसी क्रम में ये बात करते हैं प्रयोगवादी दृष्टिकोण से जो है भारती जी का सूरज का 7वां घोड़ा। तो ये कहते हैं कि जो भारती जी हैं, धर्मवीर भारती, इनका सूरज का 7वां घोड़ा बहुत महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि वो जो है भारती जी का ये जो तंत्र है और अज्ञे की मन, इनसे कह रहे हैं कि बहुत अलग है। जैसे अज्ञे का कहना है कि ये केवल प्रयोग कौतुक के लिए नहीं है, इसका ध्वन्यार्थ है कि ये चाहे केवल कौतुक के लिए ना हो पर उसके लिए भी है। अलिफ लैला और पंचतंत्र के ढंग पर लिखी गई, ये जो इन्होंने धर्मवीर भारती जी ने जो ये लिखा सूरज का 7वां घोड़ा, कह रहे हैं कि इसको जो है अलिफ लैला और पंचतंत्र के ढंग पर लिखी गई 7 अलग अलग कहानी या किस्सागो माणिक मुल्ला के व्यक्तित्व से जोड़कर उपन्यास बनती है। अब अगर हम इसकी बात करें तो आपने कभी भी अगर ये उपन्यास या पढ़ा होगा कहीं भी, थोड़ा भी पेज ले लेते हैं। देखिए, अब जबकि ये बात किसकी कर रहे हैं, अब कर रहे हैं ये धर्मवीर भारती जी का, यानी आपने उनका तो देख लिया, अब दूसरे नंबर पे ये धर्मवीर भारती जी की बात करते हैं, और धर्मवीर भारती जी की भी किस रचना की बात करते हैं। देखिए, धर्मवीर भारती जी के ये रचना कौन सी है जो इनके अनुसार बहुत महत्वपूर्ण रचना है, सूरज का 7वां घोड़ा। देखिए, सूरज का 7वां घोड़ा में ये कहते हैं कि ये जो किस्सागो है, ये किस्सागो किस पे बेस्ड है, माणिक मुल्ला। ये जो किस्सागो माणिक मुल्ला के व्यक्ति से जुड़ा हुआ है, इसमें कहते हैं कि हर एक अध्याय में एक अंत में अनअध्याय है। मतलब ये कह रहे हैं कि अलग सास कहानियों और कहानियों के शीर्षक भी बहुत चौंकाने वाले हैं। तो इसमें उपन्यास में कह रहे हैं कि मेन इस उपन्यास का थीम है क्या, किस चीज पे है, तो ये निम्न मध्यवर्ग के अर्थ के अभाव की वजह से जो प्रेम कुंठा है, यानी कारण क्या है, जो निम्न मध्यवर्ग है उसके पास अर्थ का अभाव है। तो समस्या ये है कि निम्न मध्य वर्ग जो है उसकी जो अर्थाभाव है, अर्थाभाव जिसकी वजह से अर्थ के अभाव में वो प्रेम जो है कुंठा के रूप में तब्दील हो जा रहा है, ये इसकी समस्या है। और 7 कहानियों के माध्यम से इसको बताया गया है। जैसे इसमें अलग अलग शीर्षक के नाम भी है, जैसे नमक अदायगी, घोड़े की नाल, काले बेंट का चाकू, इस तरीके से। तो कुल मिला के ये कहते हैं कि सूरज का 7वां अध्याय जो है ये उन मार्क्सवादी लेखकों के पैटर्न पर लिखा गया है जो एक पूर्व निर्धारित सत्ता के विश्वासी हैं, और जो क्योंकि पहले एक निर्धारित जो विश्वासी हैं उसके पता पे, लेकिन उसी चीज का भारती जी लिख लिख के खंडन करते हैं। तो अंत में इसका आदर्शवाद समापन खंडित व्यक्तित्व का सूचक है।
और कहते हैं ये गुनाहों के देवता के लेखक की ये विकासात्मक मंजिल था। आप देखते हैं गुनाहों के देवता भी इन्हीं के द्वारा लिखा गया है। तीसरे नंबर पे जिनकी बात करते हैं, जैसे दूसरे नंबर पे इन्होंने बात किया धर्मवीर भारती जी के, सूरज का सातवां घोड़ा हो गया, गुनाहों के देवता हो गया। अब प्रगतिवाद में एक तीसरे बात करते हैं प्रभाकर माचवे। प्रभाकर माचवे पे बात करते हैं और कहते हैं कि प्रभाकर माचवे ने कई छोटे छोटे प्रयोगात्मक तेवर वाले उपन्यासों की रचना की। परंतु परंतु कैसे कैसे इन्होंने उपन्यास, इनके बारे में बताते हैं कि इन्होंने तेवर वाले उपन्यास लिखे। अब उन उपन्यासों में क्रमशः आप कुछ के नाम अगर देखेंगे तो इन्होंने गिनाया है, जैसे परंतु, परंतु के अलावा एक तारा, एक तारा के अलावा द्वाभा, द्वाभा के अलावा इन्होंने साचा, और साचा के अलावा जो आप देखेंगे शीर्षक बहुत छोटे छोटे हैं, किशोर, इनके अलावा 30, 40, 50। अब यहाँ पे आप देखिए तो एक एक करके इन्होंने जो है बात की है कि यहाँ पे देखिए, जैसे इन्होंने कहा कि यहाँ पे हमने देखा कि अज्ञे जी के बारे में बताया इन्होंने, तो यहाँ पे महत्वपूर्ण क्या था, क्योंकि हम लोग प्रयोगवादी और मनोविश्लेषणवादी उपन्यास पढ़ रहे थे। तो इस धारा में इन्होंने कहा कि जैसे जैनेन्द्र कुमार है तो मनोविश्लेषण के प्रथम व्याख्याता है, और सीमित अर्थों में देखिए व्यक्ति स्वातंत्र की बात सामाजिक मर्यादा, अस्मिता व पहचान के अंतर्द्वंद को उभारते हैं। आलोचक बच्चन सिंह के अनुसार जैनेन्द्र के पात्र समाज की रूढ़ियों को प्रत्यक्ष रूप से ना तोड़कर स्वयं अंतर्मुखी होकर टूटते हैं। ये कौन कह रहा है? बच्चन सिंह कह रहे हैं। और दार्शनिकता और रहस्यवाद का पुट आपको गहरा होता है इसमें दिखता है। दूसरा ये अज्ञे जी के, अज्ञे जी पे हमने बहुत विस्तार से बात की, शेखर एक जीवनी है ना, उसकी बात करते हैं कि कैसे शेखर एक निहिलिस्ट निषेधवादी विद्रोही है जो पारंपरिक सामाजिक और नैतिक मूल्यों को पूरी तरह नकार देता है। दूसरा उपन्यास नदी के द्वीप, उसमें शिल्पगत भव्यता और कलात्मकता का उदाहरण देखने को मिलता है। उनका अंतिम उपन्यास अपने अपने अजनबी, स्वतंत्रता के वरण, अकेलेपन और मृत्यु बोध को केंद्र में रखने वाला विशुद्ध मेटाफिजिकल अति भौतिक उपन्यास है। इसके बाद ये धर्मवीर भारती की बात करते हैं, भारती जी का सूरज का सातवां घोड़ा। इसकी बात करते हैं सूरज का सातवां घोड़ा 1952, ये भी निम्न मध्य वर्ग की आर्थिक विपन्नता से जनित प्रेम कुंठा को पंचतंत्र की अनूठी शैली, किस्सा गोई शैली में अलग अलग करके जो है 7 किस्साओं में बांट के रखा गया है। बाकी इसी तरीके से शिव प्रसाद मिश्र, यानी आप और भी देखेंगे तो गिरधर गोपाल है, शिव प्रसाद मिश्र है, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, प्रभाकर माचवे, ये कुछ और प्रगतिवादी लेखकों का इन्होंने जिक्र किया है। तो और में शिव प्रसाद मिश्र, रुद्र की कृति बहती गंगा, काशी के 200 वर्षों के ऐतिहासिक और सांस्कृतिक जीवन, इनको आप देखेंगे 17 स्वतंत्र तरंगों और कहानियों में समेटा गया है। इसमें सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का सोया हुआ जल, इसके बारे में बात की गई है। और अभी हम लोग बात कर रहे हैं प्रभाकर माचवे। तो प्रभाकर माचवे के देख पा रहे हैं कि इन्होंने जितने उपन्यासों का जिक्र किया है उसके बारे में देखिए क्या क्या कहा है। तो इन्होंने प्रभाकर माचवे के उपन्यासों के बारे में यही कहा है कि जैसे परंतु, एक तारा, द्वाभा, साचा, किशोर, 30, 40, 50, और इनके अलावा दर्द के पैबंद, ये इसका जिक्र किया है, दर्द के पैबंद। तो इसमें भी इन्होंने जैसे समय भी बताया है, कुछ का समय हो सकता है आगे पीछे भी हो, लेकिन ठीक है 52 मान के चलिए, है ना। द्वाभा 55 बताया है, 1955 इस तरीके। साचा जैसे 56, और जो 64, किशोर 69, 30, 40, 50 करके है 72, और इसी तरीके से 75 दर्द के पैबंद। तो देखिए प्रभाकर माचवे का अगर देखें तो कितने उपन्यासों का जिक्र कर दिया है? 8। प्रभाकर माचवे के बारे में कहते हैं कि चेतना प्रवाह का किंतु वो भी नया नहीं है। इसमें पूंजीवादी सेठ द्वारा एक गरीब विधवा के यौन परक शोषण की कहानी है। जैसे शंकराचार्य, इलियड, शोपेनहावर के उद्धरण से लेखक की पाठनीयता और आपठनीयता का पता लगता है। ऐसे ही जो द्वाभा है इनका, वो एक तरीके से रोमांटिक सामान्य उपन्यास है।
द्वाभा कैसे अरोमांटिक सामान्य उपन्यास है। ऐसे ही अगर आप देखें सांचा है तो उसमें यंत्रीकरण के विरुद्ध प्रयोगवाद दिखता है। जो में आप देखिए तो इसमें किसकी बात की गई है, निग्रो और श्वेत जातियों का संघर्ष। तो निग्रो और श्वेत जातियों का संघर्ष अगर देखें तो श्वेत जातियों का संघर्ष हमें निग्रो में जो में दिखाई देता है। इसी तरीके से मतलब बहुत संक्षेप में, परंतु एक तारा द्वाभा साचा जो कि 30 40 50 और दर्द के पैबंद, इतनी बात की है प्रभाकर माचवे के बारे में। इसके बाद ये चौथे नंबर पे प्रयोगवादी उपन्यासकारों में बात करते हैं शिव प्रसाद जी का। शिव प्रसाद मिश्र की बात करते हैं, शिव प्रसाद मिश्र। और इनकी बात क्या करते हैं, इनकी बात करते हैं रुद्र की बहती गंगा।